हम पिछले लेक्चर में एक चर्चा शुरू किए थे कि स्ट्रॉन्ग एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम ऐसा जो कि ईला के पास यदि अधिक क्षमता हो, जो हमने पिछले लेक्चर में बताई थी कि चोजन प्लेन टेक्स्ट एंड साइफर टेक्स्ट अटैक अगर वो कर सकती हैं, तब भी इतना मजबूत एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम होना चाहिए जो कि कॉम्प्रोमाइज़ ना हो पाए। और उसके लिए क्या हमें करने की आवश्यकता है, वो इस लेक्चर में हम थोड़ी और चर्चा जारी रखेंगे। तो जो अभी तक हमने देखा है, एक तो ये कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जो पिछली बार ब्लॉक साइफर का कंसेप्ट आया कि कोई भी प्लेन टेक्स्ट हो उसको एक निश्चित साइज के ब्लॉक्स में बांट के ब्लॉक बाय ब्लॉक एन्क्रिप्शन की के द्वारा करते हैं ब्लॉक साइफर में। और ब्लॉक साइज थोड़ा बड़ा होना चाहिए, 128 बिट आजकल के समय में, तब उससे जो ब्रूट फोर्स अटैक उस पर चल नहीं पाएगा। तो जब हम एक ब्लॉक साइफर लेते हैं, मान लीजिए कि 128 बिट का 16 बाइट का, तो अगर हम बाइट बाई बाइट एन्क्रिप्शन करेंगे, मतलब ब्लॉक साइज अगर हम कम रखेंगे, तो जैसे पहले हमने देखा है कि वो ठीक से नहीं चल पाएगा। तो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की चर्चा हुई थी पिछली बार, थोड़ा कम ही हुई थी, कि उसको हम अच्छे से प्रयोग करें तो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस प्रकार की कोई भी संभावना खत्म हो जाती है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये काम करता है कि जो ब्लॉक में 16 बाइट का यदि ब्लॉक है, तो 16 बाइट की में जो भी टेक्स्ट है उसको आपस में ऐसा मिक्स कर देता है कि जो साइफर टेक्स्ट की बाइट आती है, कोई भी बाइट साइफर टेक्स्ट के लिए, वो निर्भर करने लगती है 16 इनपुट ब्लॉक की बाइट्स पे। तो किसी भी ब्लॉक की एक बाइट को यदि बदलेंगे तो जो साइफर टेक्स्ट की वो ब्लॉक की जो कोई भी बाइट है वो बदल जाएगी। तो इससे एक अच्छी मिक्सिंग हो जाती है और उससे कोडिंग ज़्यादा अच्छी होती है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का ये फ़ायदा है। लेकिन एक ये भी समस्या थी कि यदि हम केवल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का प्रयोग करें तो चोजन प्लेन टेक्स्ट अटैक के द्वारा ईला उसको आसानी से तोड़ सकती हैं। तो नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की भी आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से दोनों का कॉम्बिनेशन यदि हो तो सबसे अच्छा होगा, और यही प्रयोग में आता है। बहुत सारे एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम दोनों लीनियर नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का प्रयोग करते हैं। तो नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किस प्रकार के होने चाहिए? एक ये समस्या सामने आती है क्योंकि एन्क्रिप्शन जब हम करेंगे तो उसका इनवर्स ऑपरेशन, उल्टा ऑपरेशन होता है डिक्रिप्शन। तो एन्क्रिप्शन में जैसे जैसे हम बदलेंगे प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में, डिक्रिप्शन उसको उल्टा करके साइफर टेक्स्ट को वापस प्लेन टेक्स्ट में लेके आता है। तो यदि हम कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन का प्रयोग करते हैं एन्क्रिप्शन में, तो डिक्रिप्शन उस ट्रांसफॉर्मेशन को उल्टा करेगा, और उल्टा करने का अर्थ है कि इन्वर्स करेगा। तो सारे ट्रांसफॉर्मेशन जो प्रयोग हो रहे हैं एन्क्रिप्शन में, उनका इन्वर्टेबल होना, रिवर्स होना, उल्टा होना आवश्यक है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को आसानी से इन्वर्टेबल या रिवर्सिबल बनाया जा सकता है, लेकिन नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन साधारणतया रिवर्सिबल नहीं होते। तो जब हम नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का प्रयोग करते हैं तो इस प्रकार से हमें ढूंढना होगा जो कि रिवर्सिबल हो। और यदि हम उदाहरण के लिए देखें कि नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किस प्रकार के हो सकते हैं, तो हम सब्स्टिट्यूशन साइफर पे चले जाएं यदि, और उसमें देखें तो सब्स्टिट्यूशन साइफर इन जनरल एक नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। वो इस प्रकार से, पहले तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हम चर्चा करते हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन
का तात्पर्य ये है कि जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो, मान लीजिए कि उसको हम फंक्शन f से बताते हैं, अगर हम इनपुट प्लेन टेक्स्ट a या b और दोनों का जोड़ है, तो इसका इंक्रिप्शन और ट्रांसफॉर्मेशन जो है f ऑफ a प्लस b का की वैल्यू जो है एफ ए प्लस एफ बी होनी चाहिए। और इसका उदाहरण हम दे सकते हैं सब्स्टिट्यूशन साइफर से लेके जो सीजर साइफर था, उसमें हर एक अक्षर को तीन से शिफ्ट करते रहे थे। तो ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि यदि हम ए को 3 से करेंगे और ए की जगह हम बी को देखें तो बी को भी 3 से करेंगे, सी को भी 3 से कर रहे हैं, डी को भी 3 से कर रहे हैं, तो किसी भी अक्षर को इनपुट में चाहे जो भी हो उसको उतनी ही अमाउंट से हम शिफ्ट कर रहे हैं, तो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या उससे जुड़ा हुआ एक अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये उस प्रकार का होता है। लेकिन यदि हम जनरल सब्स्टिट्यूशन साइफर लें तो उसमें ये प्रॉपर्टी नहीं होती है। उसमें a प्लस बी का लीनियर का ट्रांसफॉर्मेशन जो है एफ ए प्लस एफ बी नहीं होता, ये नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी होती है। तो जनरल अगर हम सब्स्टिट्यूशन साइफर देखें जिसमें कि a को c से, b को x से, c को p से, मतलब कुछ भी प्रकार से किसी भी अक्षर को किसी भी अक्षर में बदल सकते हैं, तो ये नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन ये ऐसे हमने देखा कि नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से सिक्योरिटी होनी चाहिए, लेकिन सब्स्टिट्यूशन साइफर से कोई सिक्योरिटी नहीं होती, और उसका कारण यह है कि ये इसका ब्लॉक साइज छोटा है। तो बड़े ब्लॉक साइज पे नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करने से हम आशा कर सकते हैं कि सिक्योरिटी आए। तो ये सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए पहला मॉडर्न एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम, मॉडर्न साइफर, सन 1973 में, जहाँ तक मेरा ख्याल है 74 में बनाया गया। इसको नाम दिया गया DES। DES शॉर्ट हैंड है डेटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड का। तो डेटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड को नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड जो अमेरिका में है ने 1976 में इसको अडॉप्ट किया, जिसमें ये कहा गया कि ये एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम कहीं भी मैसेज को कोडिंग में सीक्रेट बनाने में की क्षमता अच्छी रखता है, तो इसका प्रयोग किया जा सकता है। और तब से लेके अगले करीब 25 सालों तक ये कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाला एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम रहा। तो DES के बारे में थोड़ा हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इसके प्रारंभ करते हैं DES के कुछ पैरामीटर वैल्यू। DES एक ब्लॉक साइफर है। इसका ब्लॉक साइज 64 बिट्स है, 8 बाइट्स। ये थोड़ा कम है, जैसे अभी हमने एनालिसिस करी थी पिछले लेक्चर में, तो ये निष्कर्ष निकाला कि 128 बिट या 16 बाइट जितना बड़ा होना चाहिए एक ब्लॉक, यहाँ पे उसका आधा है। लेकिन इसमें हमें ध्यान रखना होगा कि ये सन 1970-72 की बात हो रही है, जब कंप्यूटर की क्षमता आज की कंप्यूटर की क्षमता से 100 गुने से भी अधिक कम थी। तो 128 बिट के जो हम निष्कर्ष अभी निकाला है वो आज के कंप्यूटर, सबसे ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर की क्षमता के अनुसार निकाला है। लेकिन जो उस समय जो कंप्यूटर थे उनके क्षमता के अनुसार 64 बिट्स का ब्लॉक साइज काफ़ी था, और इसीलिए
ये निर्धारित किया गया। इसकी की 56 बिट की है, 64 की भी नहीं है, 56 की है, 8 कम। और इसका भी कारण वही था कि ये की साइज भी काफ़ी था सन 1970 के दशक के लिए, कि ब्रूट फोर्स अटैक जो 2 to the 56 ट्रायल्स ब्रूट फोर्स अटैक में इसमें होंगे, तो इतने सारे अटैक उस समय के कंप्यूटर्स की क्षमता के से कहीं ज़्यादा था, तो उसको 56 बिट की रखने में कोई समस्या नहीं थी। और एक नया कंसेप्ट जो कि डीएस ने निकाला वो राउंड्स का था, कि एक ही ऑपरेशन कई बार प्लेन टेक्स्ट से शुरू करके 16 बार उन्होंने वही ऑपरेशन बार बार किया। प्लेन टेक्स्ट से पहला ऑपरेशन किया तो कुछ और मिला, उसी पे वही ऑपरेशन फिर से किया तो तीसरी चीज मिली, और 16 बार करके अंत में साइफर टेक्स्ट बना। तो इसको राउंड ऑफ ऑपरेशंस कहते हैं। तो अगर हम इसको पिक्टोरियली देखना चाहें तो डीएस का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का रहा। ये प्लेन टेक्स्ट को दो भागों में बांटा है यहाँ पे, लेफ्ट हाफ और राइट हाफ, L0 R0। दोनों का साइज बराबर है 32 बिट का। फिर पहले राउंड में, ये पहला राउंड है ये, तो पहले राउंड में केवल राइट हाफ R0 पे ऑपरेशन किया जाता है, और उसको ऑपरेशन को हम F से दर्शा रहे हैं, जो कि की को भी इनपुट लेता है, और उसका जो आउटपुट होता है वो 32 बिट का है। उसको लेफ्ट हाफ से L0 से बिट वाइज एक्सॉर करके R1 बनाया जाता है। तो राइट हाफ पहले राउंड के ऑपरेशन के बाद R1 है, और उसकी वैल्यू है L0 बिटवाइज एक्सॉर्ड विथ F ऑफ R0, K1। और पहले राउंड के बाद जो लेफ्ट हाफ है L1, वो उसकी वैल्यू पिछले राउंड के राइट हाफ के बराबर होती है, अर्थात L1 यहाँ पे जो है वो R0 है, बराबर है। और इन जनरल अगले राउंड में भी इसी प्रकार से होगा, इसीलिए जो इक्वेशंस लिखी हैं हर एक राउंड के लिए लिखी हैं। दूसरे राउंड में भी जो लेफ्ट हाफ जो दूसरे राउंड के बाद L2 आता है वो R1 है, और R2 है जो राइट हाफ है वो L1 बिटवाइज एक्सॉर्ड ऑफ F ऑफ R1 K2। जो इनपुट K1 K2 से K16 है, ये राउंड की कहलाते हैं, कि हर एक राउंड की एक की अलग है। टोटल की 56 बिट की है, और जैसे हम देखेंगे राउंड की का साइज थोड़ा कम है उससे, जो कि मेन की से ही निकाली गई हैं, और उनको हर एक राउंड में प्रयोग किया गया है इस प्रकार से। यहाँ पे एक और चीज मैं कहना चाहूँगा, ये बिटवाइज एक्सॉर एक ऑपरेशन है जो काफ़ी मात्रा में प्रयोग होता है इंक्रिप्शन में। इसको हम प्लस विद इन ए सर्कल के द्वारा दर्शाते हैं, और इसका मूल्य इस प्रकार से निकाला जाता है। तो ये बिट पे काम करता है, 2 बिट को इनपुट लेता है। 1 XOR 1 इज 0, 1 XOR 0 इज 1, 0 XOR 0 इज 0, और इसी प्रकार 0 XOR 1 इज ऑल्सो 1। तो इस प्रकार से जो भी जितनी भी होंगी, जैसे 32 बिट यहाँ पे बिट वाइज एक्सॉर है, तो पहली बिट का एक्सॉर पहली बिट से, दूसरी का दूसरी से, इस प्रकार से निकाला गया।
तो जैसा मैंने कहा कि के आई राउंड की है, हर एक राउंड की का साइज 48 बिट है, जो 56 बिट की मुख्य की है उसके कोई 48 बिट्स निकाला गया है। तो एक सबसेट लिया गया, 56 बिट में से कोई एक 48 बिट ले ली, वो पहली राउंड की बन गई। कोई अन्य 48 बिट ली, वो दूसरी राउंड की बन गई। तो हर एक राउंड के लिए कुछ अलग सबसेट होता है, लेकिन ये सबसेट एक बार निर्धारित हो गया है। डीएस का जो भी सबसेट है वो सर्वविदित है, सबको मालूम है, कहीं कभी इसमें कोई बदलाव नहीं आता। प्लेन टेक्स्ट जैसे हम देख चुके हैं, L0 R0 प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक हुआ। इनपुट राउंड आई में जो इनपुट है वो LI RI है और उसका आउटपुट LI+1 RI+1 है। अगेन ये सब 32 बिट हैं और LI+1 इज इक्वल टू RI। अब आते हैं हम फंक्शन f पे। f जो है एक नॉन फंक्शन है। जैसे हमने कहा कि अगर f लीनियर फंक्शन होता तो बिटवाइज एक्सऑर जो है वो लीनियर फंक्शन है। तो f भी लीनियर होता तो पूरा ऑपरेशन ही लीनियर बन जाते और तब सिक्योरिटी नहीं रहती। f इनपुट लेता है 32 बिट का और राउंड की भी इनपुट लेता है 48 बिट की और 32 बिट का आउटपुट निकलता है। अब हम f के अंदर जाएंगे। f ऑपरेशन में 4 सब ऑपरेशंस होते हैं। उन 4 में 3 लीनियर हैं और 1 नॉन लीनियर है। तो ये f का अंदर का स्ट्रक्चर है। f का इनपुट ये रहा, जो कि राइट हाफ है किसी भी राउंड का, 32 बिट का है। पहला ऑपरेशन f में होता है एक्सपेंशन। ये 32 बिट का इनपुट लेके 48 बिट का आउटपुट निकालता है। दूसरा राउंड है ऑपरेशन है एक्सऑर। ये की जो ith राउंड की है KI, वो भी 48 बिट की है, तो उसको बिट वाइज एक्सऑर करता है एक्सपेंशन के आउटपुट से। तीसरा ऑपरेशन है एस बॉक्स। एक्चुअली में 8 एस बॉक्सेस हैं यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हैं S1 to S8। ये 48 बिट को 8 भागों में बांटा जाता है 6-6 बिट के। पहला 6 बिट का भाग S1 में जाएगा, दूसरा S2 में जाएगा, तीसरा S3 में और आखिरी S8 में। हर एक कोई एस बॉक्स का आउटपुट 4 बिट का होता है। 6 बिट का इनपुट, 4 बिट का आउटपुट। तो 8 एस बॉक्स हैं तो 48 बिट का इनपुट में 32 बिट का आउटपुट निकलेगा। और चौथा ऑपरेशन है परमुटेशन, जो कि ये 32 बिट को शफल करता है। तो 32 बिट के 32 बिट ही आउटपुट रहते हैं। तो इस प्रकार से f के अंदर ऑपरेशंस होते हैं। इसमें आप देखेंगे एक्सपेंशन लीनियर है, बिटवाइज एक्सऑर लीनियर है, परमुटेशन लीनियर है, केवल एस बॉक्स के ऑपरेशन नॉन लीनियर है। एस बॉक्सेस को हम सब्स्टिट्यूशन भी समझ सकते हैं। 6 बिट का इनपुट, 4 बिट का आउटपुट। ये एक टेबल है जो कि फिक्स्ड है और वो निर्धारित करती है कि किस प्रकार से नॉन लीनियरिटी को हम लेके आएंगे। तो एक्सपेंशन 32 बिट का इनपुट है, 48 बिट का आउटपुट है। और 48 बिट ये बहुत ही सिंपल तरीके से निकालता है, सरल तरीके से। 32 में से 16 बिट को डुप्लीकेट कर देता है और उसका तरीका कुछ इस प्रकार का है। यदि 32 बिट इनपुट हम बताएं B0, B1 से B31 तक, तो आउटपुट होता है B31। अब देखेंगे B31 यहाँ पे 2 बार है। B0 वो भी यहाँ पे 2 बार है। B1, B2 कॉपी नहीं हुआ है, एक ही बार है। फिर B3 2 बार है, B4 2 बार है, B5, B6 एक बार है, B7 2 बार है, B8 2 बार है, इस प्रकार से। तो अल्टरनेटली 2 बिट कॉपी होती हैं, 2 बिट कॉपी नहीं होती। तो इस प्रकार से 48 बिट का आउटपुट बनता है। अब परमुटेशन P पे आते हैं। ये इनपुट बिट को, जैसे मैंने कहा, शफल करता है। अगर इनपुट है B0 to B31 तो इसका आउटपुट है B15। पहली बिट इसकी 16वीं बिट इसकी होती है। B7, B19, B20, B28, इस प्रकार से वो जंबल कर देता है इन 32 बिट को।
इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि जो 4 बिट के ब्लॉक्स में 8 ब्लॉक्स में आउटपुट आ रहा है एस बॉक्स से, तो हर एक ब्लॉक की जो 4 बिट्स हैं वो अलग अलग ब्लॉक्स में पहुंच जाएं परम्यूटेशन के बाद। तो यही इसका मुख्य उद्देश्य है। एस बॉक्स, जैसे मैंने कहा कि ये नॉन लीनियर ऑपरेशन है। हर एक एस बॉक्स 6 बिट का इनपुट लेके 4 बिट का आउटपुट निकालता है। 8 एस बॉक्स अलग ट्रांसफॉर्मेशन हैं, ये आइडेंटिकल नहीं है। S1 अलग है, S2 अलग है, S3 अलग है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सब फिक्स्ड हैं, इसमें कोई भी बदलाव नहीं आता है। पूरे एल्गोरिदम जो डीएस का है, परम्यूटेशन हो गया, एक्सपेंशन हो गया, एस बॉक्स हो गए, ये कभी बदलते नहीं हैं। जो बदलते हैं वो केवल की है। एन्क्रिप्शन की बदलती है, उससे राउंड की बदलती है, इनके अलावा कुछ भी नहीं बदलता। तो जो सब एस बॉक्स है उसको हम सब्स्टिट्यूशन मान सकते हैं। और एस बॉक्स का एक उदाहरण, ये S1 का जो मैं टेबल मैंने दिखाई है, इसमें जो इस टेबल में कॉलम्स हैं ये 4 इनपुट बिट के हैं। ये बीच की 4 बिट, तो 6 बिट का इनपुट है, उसमें से बीच की 4 बिट हम लेंगे तो वो यहां दर्शाई गई है। और रो में पहली और छठी 2 बिट दर्शाई गई, 0 0 0 1। तो ये इस टेबल में कोई भी एंट्री होगी वो दर्शाएगी कि वो S1 का आउटपुट इस इनपुट पे, जैसे हम यदि इसकी बात करें तो ये आउटपुट है S1 के इनपुट 0 0 0 0 1 1 का। ये बीच की 4 बिट यहाँ पे हैं, 0 1 यहाँ से आया। और ये हम नंबर्स में लिख रहे हैं, ये नंबर 0 से 15 के बीच में है, जो कि जब हम इनको बिट में लिखेंगे तो 4 बिट 0 0 0 0 से 1 1 1 1 तक ये बनेंगे। तो ये 4 बिट का आउटपुट है। और अगर हम थोड़ा सा इसमें ध्यान देंगे कि हर एक रो पे ये 4 रोज हैं इसमें S1 में और 16 कॉलम्स हैं, तो 8 यहाँ पे दर्शाए हैं, अन्य 8 यहाँ पे। किसी भी रो में देखेंगे 0 से लेके 15 तक सारे नंबर हर एक रो में मौजूद हैं। इसका अर्थ यह है कि किसी भी रो में जो आउटपुट है वो भिन्न भिन्न है हर एक कॉलम के लिए। तो ऐसा क्यों बनाया गया, प्रश्न उठता है डीएस में। ये जो थोड़ा मिस्टीरियस सी चीज़ है कि इस प्रकार के नंबर्स क्यों प्रयोग किए गए, एस बॉक्सेस इस प्रकार के क्यों लिए गए। तो पहले तो हम प्रश्न उठता है कि 56 बिट की साइज क्यों, अगर 56 बिट की बजाय 64 बिट की क्यों नहीं कर सकते थे। 7 बाइट, 56 बिट होता है 7 बाइट का, जबकि 64 बिट 8 बाइट। अगर हमने ब्लॉक साइज 8 बाइट का है तो की साइज भी 8 बाइट का बना सकते हैं। तो डीएस में वास्तव में जो की है वो 8 बाइट में ही स्टोर होती है, अर्थात 64 बिट्स में स्टोर होती है, लेकिन वह की का साइज 56 बिट का है। और स्टोर ऐसे होती है कि हर एक बाइट की जो 7 बिट है उसमें की 7 बिट रखी जाती है, और 8वीं बिट जो है वो कहलाती है पैरिटी चेक बिट। पैरिटी चेक बिट का अर्थ ये है कि जो यदि हम एक बाइट को देखें तो ये बिट पैरिटी चेक है जो इन 7 बिट का XOR, ये XOR ऑपरेशन हमने देखा हुआ है। तो ये 7 बिट जो हैं इनका बिट वाइज XOR, एक जो बिट वैल्यू आएगी वो यहाँ पे स्टोर होती है। और इस
प्रकार से स्टोर करने का कारण ये है कि जब समय की बात कर रहे हैं, उस समय कंप्यूटर मेमोरी या डिस्क में जो स्टोरेज में एरर्स बहुत होती थी, क्योंकि जो उसका जो चिप्स थी, हार्डवेयर था, वो उतना अच्छा नहीं था जितना आज के समय में है। आजकल एरर्स की लगभग नहीं न के बराबर होती हैं, उस समय एरर ज़्यादा होती थी। तो यदि किसी एक बिट में एरर आ गई की, तो उसका तो पूरा एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन ही बदल जाएगा। तो उसको पकड़ने के लिए हर एक बाइट में एक पैरिटी चेक बिट रखी जाती थी, जिससे कि यदि एक बिट एक बाइट के अंदर बदलती है तो पैरिटी चेक बिट को देख के क्योंकि तब जो पैरिटी चेक बिट अगर एक बिट बदलती है तो वो सातों बिट का एक्सऑर इससे पैरिटी चेक से मैच नहीं करेगा, तो ये गलती उससे पकड़ी जा सकती है। इसी प्रकार एस बॉक्सेस इतने छोटे क्यों? 6 बिट इनपुट 4 बिट आउटपुट, 8 बिट इनपुट 8 बिट आउटपुट क्यों नहीं ले सकते थे, जैसा कि सब्स्टिट्यूशन साइफर में भी होता है रहा है? इसका कारण ये कि एस बॉक्सेस को हार्डवेयर में स्टोर करने की, सॉफ्टवेयर के द्वारा नहीं बल्कि हार्डवेयर में हार्डवायर करने की उद्देश्य था। और उस समय हार्डवेयर की क्षमता बहुत कम थी आज के हार्डवेयर से, तो जितना छोटे एस बॉक्सेस हो सकते थे, जैसे एक्सबॉक्स 6 बिट टू इनपुट का है तो 64 एंट्री इसकी बनती हैं, तो एस बॉक्स की 64 एंट्री, एक हर एक एक्सबॉक्स की 64 एंट्री रहती हैं। तो इसको स्टोर करने के लिए कम हार्डवेयर की आवश्यकता पड़ेगी और इसलिए छोटे से छोटा एस बॉक्स बनाया गया। और यही कारण था कि ब्लॉक साइज भी जितना छोटा हो सकता था 64 बिट का, उससे उतना रखा गया। परम्यूटेशन या अन्य ऑपरेशन, एक्सपेंशन, ये बहुत ही सरल ऑपरेशंस हैं और इसको हार्डवेयर में बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। हार्डवेयर इनके लिए हार्डवेयर बहुत आसानी से बन सकता था। तो ये कारण थे इस प्रकार के डिज़ाइन रखने के डीएस का। और जो सबसे अच्छी बात ये थी कि इतना सिंपल सरल एल्गोरिथम होने के बाद भी डीएस की सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी निकली। अब आते हैं कि ये जो 16 राउंड का इस प्रकार का स्ट्रक्चर था वो क्यों बनाया गया। उसका कारण था कि जो स्ट्रक्चर है उससे, जैसे मैंने पहले भी कहा था, क्योंकि इसमें नॉन लीनियर ऑपरेशन है जिसका कि रिवर्सल की प्रॉब्लम और या समस्या आती है, तो डीएस का जो स्ट्रक्चर बनाया गया 16 राउंड का और हर एक राउंड में एक ही प्रकार के ऑपरेशन किए गए, कि इससे जिस प्रकार से डीएस के ऑपरेशन बने उससे इन ऑपरेशन का रिवर्सल आसानी से हो सकता है। कैसे? एन्क्रिप्शन में जैसे किसी भी एक राउंड में राइट हाफ का आउटपुट RI+1 इक्वल्स LI XORed with F of RI KI और लेफ्ट हाफ का आउटपुट LI+1 इज RI। तो अब हम इसको जब रिवर्स करना चाहेंगे तो RI+1 और LI+1 हमें दिया रहेगा और उससे हमें LI और RI निकालना है, क्योंकि ये एन्क्रिप्शन में तो LI RI देने से LI+1 RI+1 निकाल गया। रिवर्सल बहुत आसानी से हो सकता है। पहले तो अगर हम इसको देखें तो इसको हम इक्वल उल्टी कर देंगे तो RI इज सेम एज LI+1, तो इससे हमें RI पता चल जाएगा। और इसको हम रिवर्स कर देंगे, LI को लेफ्ट हैंड साइड, RI को +1 को राइट हैंड साइड लेके, तो LI इज RI+1 XORed विद F of RI KI। RI हमें नहीं मालूम लेकिन RI इज LI+1, तो RI की जगह हम LI+1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो फिर F of LI+1 KI। तो इससे RI+1 LI+1 मिलते ही हम RI और LI निकाल सकते हैं। तो ये रिवर्सल हर एक राउंड का बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो इसलिए साइफर टेक्स्ट जो भी दिया हुआ है उसको हम आसानी से रिवर्स करके
प्लेन टेक्स्ट तक पहुंच सकते हैं, जब तक जैसे कि हमें राउंड की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। जैसे राउंड की हमें मालूम है तो हम सारा रिवर्सल कर सकते हैं। और यही ये भी दर्शाता है कि डिक्रिप्शन की एन्क्रिप्शन की है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। जैसे एन्क्रिप्शन की दी है, डिक्रिप्शन की भी वही रहेगी, उससे हम राउंड की निकालेंगे, डिक्रिप्शन में भी वही प्रयोग होती है। तो इस प्रकार से डीएस का आविष्कार किया गया और उसका प्रयोग किया गया सॉफ्टवेयर में, हार्डवेयर में बहुत बड़ी मात्रा में किया गया उसका प्रयोग। और ये बहुत ही तेज और जिसको कह सकते हैं एफिशिएंट एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम था। इससे बहुत बड़ी मात्रा में प्लेन टेक्स्ट चाहे जितना ही बड़ा हो, बहुत ही तेजी से उसको एन्क्रिप्ट करके साइफर टेक्स्ट बनाई जा सकती है। तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि डीएस की एनालिसिस किस प्रकार से हो सकती है और उससे कुछ उदाहरण देखेंगे।